हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा वर्मा। और इस साल मैंने बैंकिंग के 4 मेजर एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, जो हैं SBI PO, IBPS PO, RRB PO एंड IBPS SO। और आज मैं स्ट्रेटजी सेशंस में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रिपरेशन करते टाइम हम बैंक एस्पिरेंट्स कौन कौन सी मिस्टेक्स बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं और हमें उनका पता भी नहीं होता और हमें वो अवॉइड करनी चाहिए, जिससे कि हमारा सिलेक्शन आराम से हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज मैं आपके साथ 10 मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ जो हम जाने अनजाने कर देते हैं और हमें इतना पता नहीं चलता उनका। तो सबसे पहली मिस्टेक हमारी रहती है कि हम सिलेबस को अच्छे से एनालाइज नहीं करते। हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन आ गई, एग्ज़ाम पैटर्न ये है, और हम अपनी तैयारी में लग जाते हैं। हम उतने अच्छे से एनालाइज ही नहीं कर पाते कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे बैंकिंग सिलेबस में इंपॉर्टेंट बनते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते लेकिन हमें लगता है कि ये तो यार इम्पॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना चाहिए। तो हमें अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या हमारा वीक एरिया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। सेकंड मिस्टेक ये रहती है कि हम प्रीवियस मेमोरी बेस्ड पेपर्स को अच्छे से एनालाइज नहीं करते। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे 3-4 साल पहले तक के पेपर्स को आपको एनालाइज करना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लीस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके प्रेपरेशन करने की ज़रूरत होती है। और तीसरी मिस्टेक हमारी ये रहती है कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ से भी कुछ मिल जाए, हमें वहाँ से भी कुछ मिल जाए, हमें ये PDF हो, वो PDF हो, और एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम डिवोट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता जा रहा है। आपको ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस मटेरियल को सर्च आउट नहीं करना होता। मॉक टेस्ट हमारे सबसे अच्छे सोर्स रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके वहाँ से अपनी सबसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चौथी मिस्टेक हमारी ये रहती है कि हम कंसेप्ट वीडियोस तो देखना चाहते हैं लेकिन हम अपने एजुकेटर्स को फिक्स नहीं करते। आज हम किसी एक एजुकेटर की वीडियो देख रहे हैं, कल किसी और एजुकेटर की देखना स्टार्ट कर देते हैं, और इस चक्कर में आप सेम ही कंसेप्ट को 10 टीचर्स से पढ़ लेते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप आज ही 2 या 3 दिन का टाइम लगा के अपने एजुकेटर्स को फिक्स करें कि आपको इस टीचर से ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप ट्रस्ट रखें उस टीचर पे कि आपको बाकी कंसेप्ट्स भी समझ आ जाएंगे। एंड अगर आपको नहीं आते तो आप टीचर चेंज करने की सोच सकते हैं, लेकिन बार बार में आप एजुकेटर्स को स्विच ना करें। इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी भी बिल्ड नहीं होती एंड आपको बार बार में लगता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। फिर आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं, वो आपको कुछ और सजेस्ट करता है, फिर आप वहाँ देखने लग जाते हैं एंड फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 1 या 2 दिन का टाइम अच्छे से लगा के आप अपने टीचर्स को फिक्स करें हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, बैंकिंग अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस। आप सब टीचर्स को 2 या 3 दिन का टाइम लगा के आप खुद डिसाइड करें आपको इस टीचर से सबसे अच्छा समझ आ रहा है और वही आपके लिए बेस्ट है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कंसेप्ट वीडियोस देख के अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू करें। फिफ्थ मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को साथ में नहीं लेके चलते। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है हम सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के पीछे लग जाते हैं और मेंस को साइडलाइन कर देते हैं कि इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन नहीं, आपको मेंस की तैयारी अपने प्रीलिम्स के साथ में ही करनी होती है, क्योंकि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद आप देखेंगे कि मेंस में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको उस टाइम पे करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होता है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को उतना टाइम नहीं दे पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स और मेंस में सभी सब्जेक्ट्स को अपना साथ में ही लेके चलें, ताकि प्रीलिम्स हो जाने के बाद आप क्वेश्चंस का हाईली एडवांस लेवल देख के इतना पैनिक ना करें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप आज से ही अपनी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को साथ में ही लेकर चलें। और सिक्स मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम अपनी प्रेपरेशन में कंसिस्टेंट नहीं रहते। आप डिसाइड करते हैं कि आज ही मैं ये सब पढ़ दूंगा, आज ही मैं वो सब कर दूंगा, लेकिन उससे क्या होता है, आप खुद को ज़्यादा ओवरबर्डन कर लेते हैं एंड आप फिर वो टारगेट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका रूटीन भी ब्रेक हो जाता है एंड धीरे धीरे आपने जो भी रूटीन अपना सेट किया है वो बिल्कुल ही बिगड़ता चला जाता है और प्रेपरेशन में आप खुद को इनकन्सिस्टेंट फील करते हैं, जिसे देख के आपको फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि मेरा तो बस टाइम ही वेस्ट हुए जा रहा है, मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा, और आप डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप छोटे छोटे डेली के हर सब्जेक्ट को लेके अपने टारगेट सेट करें एंड आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक दिन में आप उनको अच्छे से पूरा कर पाएँ।
आप खुद को ओवरबर्डन ना करें एंड कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि जिस दिन आपने जो डिसाइड किया है आप उसको पूरा कर लें। एंड अगर वो बाई चांस किसी दिन किसी रीज़न की वजह से नहीं पूरा हो पा रहा तो नेक्स्ट डे का काम शुरू करने से पहले आप कोशिश करें कि जो भी आपका बैकलॉग बचा है आप पहले उसको कंप्लीट करें। सेवन्थ मिस्टेक हमारी ये रहती है कि हम अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते। अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हैं एंड आपको थोड़ा ही टाइम मिल रहा है पढ़ने का तो उसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको जितना टाइम मिले आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, जिससे कि कम टाइम में भी आप उतना ही काम कर पाएँ जितना कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट अपने दिन में हर में कंप्लीट कर लेता है। और जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स वैसे ही अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो वैसे डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपनी प्रेपरेशन को जो उन्होंने डेली के टारगेट सेट किए हैं उन्हें वो कंप्लीट करें। 8th मिस्टेक जो हम करते हैं वो रहती है कि हम रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते और ना ही उनका फिर एनालिसिस करते। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से चेक करने के लिए एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें कि मेरा प्रेपरेशन का लेवल कहाँ पर है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट और करनी है कि मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। आप मॉक टेस्ट देने के बाद कई बार उसका एनालिसिस छोड़ देते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना चाहिए क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक मॉक टेस्ट को देना। अगर आप वही सेम मिस्टेक अपने नेक्स्ट मॉक में भी रिपीट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चाहे कितने भी मॉक टेस्ट देते रहें, आप सेम मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। आप जो चीज़ इम्प्रूवमेंट अपने में सोच रहे हैं करने की वो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो आप एनालिसिस करें एंड देखें कि कहाँ आपकी मिस्टेक बार बार में हो रही है। देखें कि उनकी कंसेप्ट वीडियोस आपको और देखने की ज़रूरत है जिससे कि आप वो मिस्टेक को बार बार में रिपीट ना करें। ना हम करते हैं वो हमारी ये रहती है कि या तो हम किसी सेक्शन पे बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं जो सेक्शन हमारा वीक होता है, या इसका अपोजिट होता है कि हम उस सेक्शन को कम्प्लीटली ही स्किप करने की सोचते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें नहीं करनी। आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है अपनी दोनों चीज़ों के बीच में कि आपको वीक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। इन जनरल हमारी टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ें हमारी वीक होती हैं और अगर हम उसको थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखते तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उसको छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि इसको करने से वैसे ही हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो हम कुछ और जगह अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। लेकिन नहीं, एग्ज़ाम में आप कोई भी सेक्शन स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हर सेक्शन की इक्वली इंपॉर्टेंट वेटेज रहती है एंड अगर आप एक भी सेक्शन छोड़ रहे हैं तो आप खुद अपने आप को मेरिट में पीछे धकेल देंगे। 10th मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम मल्टीपल एग्ज़ाम्स के फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन फिर उसकी प्रेपरेशन को अप टू द मार्क नहीं रखते। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी फॉर्म अप्लाई करें आप उसके मॉक टेस्ट ज़रूर दें। जैसे कि अगर आप एक क्लर्क का एग्ज़ाम अप्लाई करने जा रहे हैं और उसके बाद आप एक ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम भी अप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा वेरी करता है हर एग्ज़ाम में और हर एग्ज़ाम की अपनी एक अलग नीड होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको उसकी प्रेपरेशन को करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप क्लर्क का फॉर्म भी फिल कर रहे हैं एंड बाद आपका टारगेट ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स पे भी है तो आप अभी से ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स को टारगेट करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजी लेवल के क्वेश्चंस में बस आपको थोड़ी सी स्पीड ही और एक्स्ट्रा चाहिए होती है उन्हें और जल्दी सॉल्व करने के लिए। और आप कभी भी प्री प्लान मत कीजिए अपना कि आज मुझे इस मॉक टेस्ट में इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप हमेशा ये देख के चलें कि जो भी मेरा मॉक टेस्ट है, जो भी मेरा सेक्शन में अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ उसमें मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर आप पहले से अपने माइंड में कुछ चीज़ें प्री प्लान करके चले, मुझे तो आज मॉक टेस्ट में 100 में से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और अगर आपका वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे एंड जो चीज़ें आपको आती हैं आप वो चीज़ें भी भूलने लगेंगे एंड आप फ्रस्ट्रेट होकर अपने मॉक टेस्ट को ख़राब कर देंगे। तो आप पहले से भी कुछ भी प्री प्लान करके मत चले, जो भी आपके सामने आ रहा है आप उसको अच्छे से काम एंड कंपोज्ड है कि अटेम्प्ट करें एंड फिर आप देखेंगे कि आप में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो यही थी वो 10 मिस्टेक्स जो मैंने नॉर्मली बैंक एस्पिरेंट्स को करते हुए देखा है एंड अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो अभी कोशिश कीजिए कि आप उसको अवॉइड करें एंड अपनी प्रेपरेशन को उसी अकॉर्डिंग कंटिन्यू रखें। अगर बाकी सेक्शंस के रिगार्डिंग भी आप मेरी स्ट्रैटेजीज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ आपको मेरी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज़ वीडियो मिल जाएंगी एंड बहुत ही जल्द मैं रीजनिंग एंड क्वांट्स के लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करूँगी। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।